नमस्कार दोस्तों। कल एक विशेष प्रकार की सूचना जब सरकार की ओर से जारी हुई, उसके बाद से ही कई विद्यार्थियों में कई तरह से कई विचार मस्तिष्क में आए और बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है ये पूछने की कोशिश की कि ये क्या बदलाव है और हमारे लिए इसका क्या प्रभाव होने वाला है। हालांकि दोस्तों, आपने बहुत सारे साथियों की वीडियो इसके माध्यम से देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि क्या बदलाव हुए हैं और कैसे हुए हैं। लेकिन एक बार ध्यान से प्रत्येक बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के विचारों में कुछ ऐसी भ्रांतियां भी देखने को मिली है कि वो बहुत चीज़ों को उस तरह से स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं थे जो वास्तव में बदलाव हुए हैं। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तब जाकर के आपको सभी प्रकार की जो परिवर्तन से संबंधित सूचना है वो ठीक से समझ में आ पाएगी। दोस्तों, हम किस किस मुद्दे पर यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के क्या क्या अपडेट्स आए हैं, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर क्या क्या बदलाव हैं। पीटीआई भर्ती के संदर्भ में क्या विचार हैं। विशेष शिक्षक और लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के क्या विचार हैं। और इसके अलावा जो है विद्यालय के अंदर जो प्रयोगशाला सहायक होते हैं उनसे संबंधित क्या अपडेट्स हैं, इन सबको लेकर के हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा से। एक तो दोस्तों, आपके मन और मस्तिष्क में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि कोई इतना बड़ा बदलाव हो गया जिसकी वजह से हमारी तैयारी में कोई बाधा आ जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं और अचानक से कोई बदलाव की बात सुनते हैं तो न जाने क्यों हमारे मस्तिष्क में ऐसे सवालात पैदा हो जाते हैं और कई लोग तो अपनी तैयारी को भूल करके उन चीज़ों को सर्च करने में लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो ऐसा बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो 2021 में पिछली सरकार ने एक संशोधित प्रकार के शिक्षा सेवा नियमावली जारी की थी। अगर आपने उसको देखा हो तो उसी में आंशिक परिवर्तन किया गया, उसी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। लेकिन जो बदलाव है वो कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए उसमें जटिलता भी पैदा हुई है। जहां वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आसानी हुई है, वहीं पर व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए कुछ जटिलता सामने आने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परेशान हो जाएं, हम दुखी हो जाएं, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जैसा पहले कर रहे थे वैसा ही आपको करना है। थोड़ा बहुत चेंजेज है, थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं, वो हमें जरा देखनी है। और दोस्तों, जब कभी चुनौतियां हमारे सामने आती है तो ये मान के चलिए कि बहुत सारी अच्छाइयां भी लेकर के आती है। और जब सरलताएं आती है तो कई बार उससे लेजीनेस भी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक मुद्दे को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पर व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा उसको लेकर के क्या अपडेट है। व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए क्या है भर्ती परीक्षा। देखो, व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए जो अपडेट आपके सामने आया दोस्तों, वो ये आया है कि इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। ये आपको अच्छे से पता है, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। हमारा एक पेपर होता है फर्स्ट और एक पेपर होता है सेकेंड। अब इसमें क्या अंतर आया है, क्या बदलाव किया गया है नए नियमों में, इसमें तय किया गया दोस्तों कि पहले क्या होता था, हमारे एक महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान, जो 30 प्रश्नों के साथ में आपको पूछा जाता था सेकंड पेपर में। उसके अंदर 3 चीजें आती है, केवल शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो उसमें 3 चीजें हैं। उसमें शिक्षा मनोविज्ञान है, उसमें पेडागोजी है और उसमें आईसीटी है। मतलब शिक्षा शास्त्र और आईसीटी भी उसमें है शिक्षा मनोविज्ञान के साथ। तो अब इन्होंने क्या किया है, ये जो आपका पार्ट था जिसके अंदर क्या क्या आता था, शिक्षा मनोविज्ञान प्लस शिक्षा शास्त्र प्लस आईसीटी, ये 3 चीजें उसमें थी जो सेकंड पेपर के साथ में आती थी। अब क्या किया इन्होंने कि इन 3 में से ये जो शिक्षा मनोविज्ञान वाला पार्ट है, ओनली शिक्षा मनोविज्ञान वाला पार्ट, ये अब सेकंड पेपर के बजाय किस में रख दिया है, फर्स्ट पेपर में रख दिया है। यानी जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें आपको क्या पूछा जाना है, शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाना है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान हट गया, हटा नहीं है, बल्कि इसको और ज्यादा जो है आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर में देकर के कुछ हद तक तनाव दे दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में वैसे इतने विषय हैं
इतने विषय हैं कि आप समझते हैं कि उनकी तैयारी करने में कई लोग उलझ जाते हैं। अब एक और विषय उसके अंदर जुड़ गया, जब फर्स्ट पेपर देने की आप तैयारी करोगे तो उसके लिए ये भी साथ में आपको करना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि इसको हम सेकंड पेपर के साथ तैयार करते थे, लेकिन परीक्षा देते समय एक विषय का तनाव आप में अधिक होने वाला है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान इसमें जोड़ दिया गया। और दोस्तों, शिक्षा शास्त्र और आईसीटी यानी पेडागोजी और आपका आईसीटी जो है वो आज भी सेकंड पेपर में ही है। ध्यान रखना, जो नियमावली में लिखा हुआ है उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो इसका मतलब शिक्षा शास्त्र प्लस आईसीटी ये आज भी कौन से पेपर में आने वाला, आपके सेकंड पेपर में। तो ये तीन जो पार्ट थे उसमें से एक पार्ट को, शिक्षा मनोविज्ञान को कहां जोड़ दिया गया है, शैक्षिक प्रबंधन के साथ में। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन के साथ में जोड़ने की वजह से अब आपका आधा जो विषय था शिक्षा मनोविज्ञान के, जो 30 प्रश्न आते थे उनका पार्ट उधर चला गया। प्रश्न इसके आज भी वही आने हैं, यानी प्रश्न इसके अभी भी उतने ही आने हैं। जो इधर 30 प्रश्न आते थे उसमें से 10-15 प्रश्न आपको शिक्षा शास्त्र और आईसीटी के मिलने वाले थे, वो इधर ही आने वाले हैं। और बाकी जो प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के आते थे वो आपको फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये बड़ा अपडेट है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना वही है, फर्क ये है कि जो सेकंड पेपर में आ रहा था अब किस में आएगा, कुछ पार्ट फर्स्ट पेपर में। यहाँ इतना जरूर है कि उसमें स्पष्ट है कि जो संस्था एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो इसके पाठ्यक्रम को लेकर के, उसके बिंदुओं को लेकर के या फिर उसके अंकों को लेकर के कुछ संशोधन करने की स्थिति में हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे 75 क्वेश्चन आते थे हमारे फर्स्ट पेपर में, तो मुझे लगता है कि जब शिक्षा मनोविज्ञान उसमें जोड़ा गया है तो जहां कुछ विषयों में 2-2, 3-3 प्रश्न आते थे वो तो और कम हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपके फर्स्ट पेपर में 75 की जगह 100 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ऐसी संभावना लगती है कि 25 प्रश्न आपको बढ़ाए जा सकते हैं। किसकी वजह से, शिक्षा मनोविज्ञान की वजह से। और जो 75 जो प्रश्नों का पेपर आता था वो 100 का हो सकता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वो 75 में ही संशोधन करके और कुछ कम करते हुए जो है उसी में से 10-15 क्वेश्चन मनोविज्ञान के दे दे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती है। तो एक अपडेट तो दोस्तों ये है। दूसरा अपडेट क्या है यहाँ पर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिन्होंने बीएससी किया हुआ मान लीजिए, यानी साइंस बैकग्राउंड से है और साइंस बैकग्राउंड से वो वरिष्ठ अध्यापक है, साइंस बैकग्राउंड से वरिष्ठ अध्यापक है, कोई मैथ का है, कोई जो है साइंस का टीचर है, और अब उसने क्या किया है, एमए कर लिया मान लो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, हिंदी में, किसी दूसरे विषय में। तो प्रमोशन के लिए पिछली सरकार ने जो एक नियम बनाया था कि अगर आप बीएससी हैं और साइंस के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, तो आपका प्रमोशन यदि होगा तो साइंस और मैथ के लिए ही हो सकता है, अन्य विषयों के अंदर, आर्ट्स के विषयों में नहीं हो सकता। इस नियम को अभी भी बरकरार रखा गया है, यानी अभी भी ऐसा ही होगा कि यदि आप जो है साइंस के हैं, मैथ के हैं और आपने एमए मान लो हिस्ट्री में कर लिया, ज्योग्राफी में, तो आपका प्रमोशन उसमें नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सीधी भर्ती जब होगी और सीधी भर्ती के माध्यम से यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड के, तो आप भले ही साइंस बैकग्राउंड के हैं लेकिन आप वहां पर किसी भी विषय में एमए हैं, आर्ट्स के विषय में, तो आप उसके व्याख्याता बन सकते हैं। यानी कि अब यूं समझ लीजिए, मान लीजिए कोई मैथ का टीचर है 2 साल से सेकंड ग्रेड में, वो ये सोचे कि मैं हिस्ट्री से एमए कर लेता हूं और मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। लेकिन यदि वो अभी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का डायरेक्ट एग्जाम देता है, आरपीएससी से सीधी भर्ती में बैठता है, तो वो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रमोशन में अभी भी वो नियम लागू है जो पिछली सरकार ने बनाया था, लेकिन यहाँ पर सीधी भर्ती के अंदर आप डायरेक्ट जो है उस विषय के लिए भर्ती ले सकते हैं। ये पहले भी था और अब भी है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं आया है, एज इट इज जो है वो बना रहेगा। इसको लेकर के आप लोगों के मन में कोई संशय या सवाल है तो आप उसको निकाल दें। अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक के लिए, ग्रेड सेकंड के जो टीचर हैं उसकी भर्ती के लिए क्या इसमें अपडेट आया है। ग्रेड सेकंड शिक्षक, दोस्तों ग्रेड सेकंड शिक्षक के लिए एक बड़ा अपडेट ये है कि पिछली परीक्षा में ये देखा गया था, पिछली सरकार ने जो नियम बनाए थे उसके अनुसार क्या हो गया था कि दोनों पेपरों के अंदर, जैसे हमारा पेपर फर्स्ट होता है
और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट में जीके जीएस आदि साइकोलॉजी आते थे और सेकंड पेपर में आपके सब्जेक्ट और मेथड्स आता था। तो यहाँ पर क्या था कि आपको दोनों पेपरों में पहले कितने नंबर लाने जरूरी कर दिए थे, पिछले नियमावली के अनुसार 40-40% नंबर लाने जरूरी कर दिए थे। क्या कर दिए थे? 40-40% नंबर लाने जरूरी कर दिए थे। लेकिन इसमें क्या किया गया है, 40-40% अंकों को अब इस नियम को हटा दिया गया है। इस नियम को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और अब आपको दोनों पेपर के अंदर, अब आपको दोनों पेपर में मिला करके क्या लाने हैं? 40% अंक लाने हैं। इसका मतलब जो पहले थोड़ी कठिनाई हो गई थी, कई लोग जो है एक पेपर में अच्छा स्कोर कर लेते थे, दूसरे में नहीं कर पाते थे, उनको बड़ी दिक्कत हो गई थी, वो पोस्टिंग से वंचित हो गए थे। ऐसे लोगों के लिए अब वापस ये सुविधा हो गई है कि अब वो दोनों पेपरों में मिलाकर क्या कर सकते हैं? 40% अंक ला सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक बात और मैं आपको बता देता हूं, वरिष्ठ अध्यापक के लिए तो ऐसा किया गया है, लेकिन व्याख्याता के लिए आज भी ये नियम बरकरार है कि दोनों पेपरों में उसको कितने कितने प्रतिशत अंक लाने पड़ेंगे? 40-40% अंक लाने पड़ेंगे। मतलब इसको थोड़ा जटिल कर दिया गया है। फर्स्ट पेपर में भी उसको 40 लाने पड़ेंगे, सेकंड में भी लाने पड़ेंगे, और दोनों में 40-40% अंक आने पर ही उसका पोस्टिंग होगा। ध्यान रहिए, सेकंड ग्रेड में ऐसा नहीं है। सेकंड ग्रेड में क्या कर दिया? दोनों पेपर में 40% आ जाए मिलाकर, लेकिन यहां पर दोनों में अलग अलग लाना। हाँ, आरक्षित वर्ग के लिए यहां पर 35% है। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए यहां पर क्या है? 35% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि फर्स्ट ग्रेड में 40% अंकों की अनिवार्यता है, लेकिन सेकंड ग्रेड में इसको हटा दी गई है। दोस्तों यही अनिवार्यता समान पीटीआई भर्ती के अंदर भी हटा दी गई है। पीटीआई भर्ती के लिए यदि कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी पहले ये बड़ा टेंशन का विषय बन गया था कि एक पेपर के अंदर उनको जो है 40%, दूसरे में भी 40 लाने थे, लेकिन अब इसके लिए भी 40% की अनिवार्यता क्या हो गई है कि अनिवार्यता समाप्त हो गई है, अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब ये दोनों पेपरों में मिलाकर कितने नंबर ला सकता है? 40% नंबर ला सकता है, तो भी उसको क्या मिलेगी? जो है सफलता मिल जाएगी। अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों और इसके अलावा क्या क्या किया गया है। तो और देखिए इसके अंदर जो है विशेष रूप से विशेष शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकों के बारे में बार बार जिक्र किया गया है। यानी कि जो संशोधन हुए हैं 8-10 खास बातें उसमें हैं, उनमें 2-3 बार ये जिक्र हुआ है कि विशेष शिक्षकों के लिए भी पाठ्यक्रम जो है सामान्य का है उसी प्रकार का रहने वाला है। इसका मतलब ये तय है दोस्तों कि जो बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि विशेष शिक्षा के लिए भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो 100% ये संभावना बन गई है कि उसके लिए भी भर्ती आएगी, तभी जाकर के उससे संबंधित नियमों के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की गई है। एक और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर बड़ी भर्ती आने वाली है, और विद्यालयों के अंदर जो प्रयोगशाला सहायक होते हैं, लैब असिस्टेंट, उनके लिए भी भर्ती आने वाली है। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी यहाँ पर भर्ती आने की संभावना लगती है, जिस प्रकार से नियमों के अंदर उनका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ खास संशोधन थे, कुछ खास बदलाव थे, जिनको लेकर के हम यहाँ बातचीत कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी बातें ठीक से समझ में आ गई होगी। और भी किसी प्रकार का कोई बदलाव या संशोधन इसमें होता है या किसी प्रकार की नई बात आती है तो जरूर हम नई अपडेट के साथ में बातचीत करेंगे और फिर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर और क्या नया बदलाव इसके अंदर हुआ है। अभी आप लोगों को किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना है। वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले लोगों को निश्चित रूप से बल्ले बल्ले हो गया है, क्योंकि उनको बड़ा तनाव था, दोनों विषयों में अलग अलग जो है 40% अंक लाना बड़ा टेंशन का विषय था। हालांकि देखा जाए तो उसमें अच्छे व्यक्ति का चुनाव होना ज़्यादा संभावित रहता था, लेकिन कई बार होता है कि एक नंबर से व्यक्ति मान लीजिए किसी एक पेपर में पीछे रह गया और दूसरे में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत थी। ऐसे ही मान लीजिए सेकंड पेपर में बहुत अच्छा स्कोर है उसका, फर्स्ट पेपर में कम है, तो पढ़ाना तो उसको सेकंड पेपर वाला ही है स्कूल में, तो सेकंड पेपर में अगर वो बहुत अच्छा है तो इसका मतलब उसको उसके लिए चुना जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होती थी जब अलग अलग पेपर्स के अंदर जो 40% अंक लाने होते थे। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, आप लोगों के लिए जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना है। विशेष रूप से व्याख्याता वर्ग के लोग जो व्याख्याता बनने जा रहे हैं वो ध्यान रखें, उनके लिए अभी भी दोनों पेपरों में 40-40% अंक लाने जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान को फर्स्ट पेपर में जोड़ा गया है, लेकिन ध्यान रखिए शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी और आईसीटी आज भी सेकंड पेपर में है, जैसा जो है उसके अंदर भाषा दी हुई है, उस भाषा के अनुसार ये बात मैं कर रहा हूँ।
तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ। मित्रों इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियाँ जिनके लिए मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलता हूँ। इसके अलावा कुछ क्लासेस को लेकर के मैं बात कर रहा था यूट्यूब पे, तो उसका शेड्यूल मैं 1-2 दिन में आपको देने वाला हूँ। कल या परसों तक आपको मिल जाएगा और कब कब किस तरह से कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली जानकारी के साथ में। धन्यवाद।